हमारे पास ये क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, एंड परसेंटेज कंपोजिशन इज़ 92.4% कार्बन, 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमाइन, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो कैसे आप डिटरमाइन करोगे? सबसे पहले इनके परसेंटेज, मतलब ये इनके क्या हो गए, एटॉमिक मास हो गए, या ये बोल सकते हो कि गिवन मास हो गए। ठीक है, एटॉमिक मास तो नहीं, गिवन मास हो गए। तो कार्बन का गिवन मास कितना हो गया, 92.4 ये हो गया, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 7.6। अब आप इनको डिवाइड कर दो इनके एटॉमिक मास से, मीन्स आप इसको पहले किस में चेंज कर दो, मोल्स में। तो कार्बन का 12 होता है, तो आपने डिवाइड कर दिया, कितना आया, 7.7 मोल। और फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, डिवाइड कर दिया 7.6 मोल। ये आपके एटॉमिक मास निकल के आ गए। अब आपको वही क्या करना है, जो भी दोनों नंबर आए हैं उनको आपको डिवाइड करना है स्मॉल नंबर से। हमारे पास स्मॉल नंबर क्या है, 7.6 है, तो हमने इसको 7.6 से डिवाइड कर दिया, और हमें पता है डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, इम्प्रिकल फार्मूला निकल गया CH, क्योंकि कार्बन भी 1 आया और हाइड्रोजन भी 1 आया है। फिर उसके बाद देखना आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, वो यहाँ पे कि आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है, कंपाउंड का 78 है। कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो कितना है, 78 है। तो अब आपको यहाँ से पहले n निकालना पड़ेगा, और n आप कैसे निकालोगे, पहले तो इसका मास निकालो, कितना होगा, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 मीन्स 13 आ गया। और आपको कितना गिवन है, 78 गिवन है। तो n कैसे निकालोगे, जो भी आपको गिवन है अपॉन इम्प्रिकल फार्मूला मास, तो ये कितना निकल के आ गया, 6। अब आपने फार्मूला पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, n इंटू इम्प्रिकल फार्मूला, यही फार्मूला था हमारे पास। तो आप क्या कर दोगे, ये जो आपका इम्प्रिकल फार्मूला आया था CH, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 के साथ। तो ये क्या हो गया, C6H6। ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये क्या है, इम्प्रिकल फार्मूला। तो इम्प्रिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले मोल्स को सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर, वो वहाँ से इम्प्रिकल फार्मूला निकल जाएगा। फिर इम्प्रिकल फार्मूला मास निकालो, और जो आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है उनको डिवाइड कर दो, तो आपका n निकल जाएगा। और n निकलने के बाद उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए इम्प्रिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो है वो है यूनिट कंसंट्रेशंस जो होती है उनके बारे में डिस्कशन, उनको हमें पढ़ना है। देखो ये जो मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 4 टर्म हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पे एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है एग्ज़ाम में, 11th में भी, 12th में भी, और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो उसमें भी। ठीक है, इवन 12th में तो आपके सॉल्यूशन एक पूरा चैप्टर है जहाँ पे हम इन सब टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे। अब देखो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, या और एक हमारे पास है परसेंटेज, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स हमारे को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट कैलकुलेट करना है उसके लिए दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास टर्म आता है, वो आता है मोलैरिटी, कि मोलैरिटी जो है वो क्या होती है। तो मोलैरिटी होती है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ये हमारा फिक्स है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है। याद रखना मोलैरिटी के लिए हम मोल्स काम में ले रहे हैं और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। तो हमने क्या बोला, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए हमारे, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, लीटर में लेना है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स का फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमने लीटर में लिया है। याद रखना ये अगर लीटर में है तो ये हमने यहाँ ग्राम में ले रखा है, तो वेट को हमने W से लिख दिया, ये नीचे हमने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। और अगर हम वॉल्यूम को ml में लेते हैं तो किससे मल्टीप्लाई, मतलब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, ये ऊपर चला गया 1000।
तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। जब हमने इसको ml में लिया है और जब हम इसको ml में नहीं लीटर में ले रहे हैं तो 1000 आएगा नहीं। अब देखो यूनिट क्या होगी, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। ऊपर हमारा क्या आ गया, मोल, और वॉल्यूम किस में ले रखा है, लीटर में। तो हमारी जो मोलरिटी है कैपिटल M, इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। और डेफिनेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास टर्म आती है मोललिटी। डिफरेंस है दोनों में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। वहाँ हमने बोला था 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ हम बोल रहे हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो वही क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स का फॉर्मूला वही गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये सॉल्वेंट का वेट आ गया। फिर इसके बाद वही हम फॉर्मूला में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, W वेट, और अगर ये किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो 1000 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। और यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी तो यूनिट क्या होगी, मोल, और नीचे वेट हमने किस में ले रखा है, केजी में, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर केजी। याद रखना यहाँ पे वॉल्यूम का कोई काम नहीं है मोललिटी के अंदर, इसीलिए सबसे एग्जैक्ट मेज़रमेंट का जो तरीका होता है वो मोललिटी ही होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता है। और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मास जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे अच्छा मेज़रमेंट जो होता है वो मोललिटी के थ्रू ही होता है। फिर थर्ड हमारे पास टर्म जो आती है वो आती है नॉर्मेलिटी। हालांकि ये आपको इस बार सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन हमें पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मेलिटी, मोलरिटी ये सब कनेक्टेड है। सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में। नॉर्मेलिटी में हम लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और मोलरिटी में हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सिर्फ इन ग्राम इक्विवेलेंट्स का ही डिफरेंस है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में। मोलरिटी में मोल्स लेते हैं, नॉर्मेलिटी में हम क्या लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर के अंदर। और यहाँ देखो वही हम क्या लेते हैं, मोल्स निकालते हैं तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। और मैं बताऊँगी अभी आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमने किससे, W से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसको ml में ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1000, और नीचे हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट। और यूनिट हमारी वही सेम क्या बन जाएगी, वहाँ पे यूनिट बनी थी मोल पर लीटर, यहाँ पे यूनिट हमारी क्या बन जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है वो हमारे पास आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है उसमें एक कंपोनेंट के मोल्स को अगर हम टोटल मोल्स के साथ डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल के आता है, मोल फ्रैक्शन। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल x के थ्रू। ठीक है। तो देखो हमारा क्या निकल के आया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। देखो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास जो मोल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो ये क्या बन जाएगा, x कोई भी कंपाउंड है, AB कंपाउंड है हमारे पास, तो हमें A का निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा, A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, A के मोल्स प्लस B के मोल। फिर B का निकालना है तो क्या होगा, B के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, XA प्लस XB ऑलवेज़ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आपका इन दोनों का 1 नहीं आता है, इसका मतलब आपका रोंग है कि कोई भी कंपाउंड के अंदर हमें कितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हों, उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा और हमेशा 1 होता है। 3 है तो तीनों का सम 1 होगा, 2 है तो दोनों का सम 1 होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज अभी हमने पढ़ा ही था, एक कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, अभी पढ़ा था पीछे, वही मास परसेंटेज यहाँ है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए मोल फ्रैक्शन को और मोलरिटी को, नॉर्मेलिटी को और मास परसेंटेज। अब देखो, कोई भी कंपाउंड जो है उसका इक्विवेलेंट वेट हमें कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हमने पढ़ा था ना, नॉर्मेलिटी में हम क्या टर्म यूज़ में लेते हैं, मोल्स की जगह इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, और जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी जगह हम कौन सा मास यूज़ में लेते हैं, इक्विवेलेंट मास यूज़ में लेते हैं। तो आप कैसे निकालोगे, एटॉमिक वेट जो है उसको डिवाइड कर दो वैलेंसी से। जैसे मैं बोलूँ आपको एल्यूमिनियम जो है उसका आपको एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 एटॉमिक वेट, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो ये क्या आ जाएगा इसका 9। तो ये 9 इसका क्या हो गया एटॉमिक वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालते हो तो जितने भी एटम्स हैं उनके मास को ऐड करके निकाल लेते हो, लेकिन आपको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसकी वैलेंसी के साथ। मान लो आपको एसिड दिया हुआ है जैसे H2SO4 दे दिया, या आपको बेस दिया हुआ है जैसे NaOH दे दिया, तो इनका आप एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे। वही सबसे पहले आप क्या करो, सेम जैसे NaOH है आपके पास, तो आप क्या करो, पहले इसका कंप्लीट का क्या निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट। तो Na का कितना होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये 20 30 और कितना निकल के आ गया 40। फिर अगर हमारे पास बेस है NaOH बेस है ना, तो उसमें जितने OH आयन है उससे डिवाइड कर दो, एक OH आयन है तो डिवाइड कर दिया, तो इसका कितना निकल के आ गया 40। अगर आपको एसिड दिया हुआ है जैसे H2SO4 दे दिया, तो आप क्या करो, पहले इसका सेम वो ही निकाल लो, आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो हाइड्रोजन का कितना होगा 2 प्लस सल्फ़र का कितना होगा 32, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना हो गया 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का कितना हो गया 64। तो ये टोटल हमारा कितना आएगा 30 60 90 98, ये 98 आ गया। इस 98 को डिवाइड कर दो जितने H प्लस आयन है, यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 49। तो ये इसका क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। तो आप क्या करोगे, कोई नॉर्मल दिया हुआ है तो उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, एसिड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के उसके H प्लस आयन से डिवाइड कर दो, और बेस है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के उसको OH माइनस आयन के साथ डिवाइड कर दो। इस तरीके से आप निकाल। अब एक टर्म और आती है, लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है वो ये है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो कोई भी रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट या वो सब्सटेंस जो पहले कंज्यूम हो जाता है, जो पहले ख़त्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है उसमें 2 रिएक्टेंट्स है जैसे A और B, और वो मिलकर C बना रहे हैं, अगर B जो है वो ख़त्म हो गया तो अब A किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो C का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो एक सब्सटेंस जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो गया उसने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, उसने रिएक्शन को जो है वो लिमिट कर दिया, तो इसलिए वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस रिएजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखना, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन के 1 मोल काम में आ रहे हैं, ऑक्सीजन का हाफ मोल काम में आ रहा है, और H2O का 1 मोल बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि
कि 1 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है हाफ मोल ऑफ O2 से और बना रहा है 1 मोल ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन के अंदर आप क्या देखोगे कि हाइड्रोजन जो है वो कैसा रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस रिएजेंट है। अब ये मत समझना कि हाइड्रोजन तो 1 मोल है और ऑक्सीजन तो हाफ मोल ही है, तो ऑक्सीजन कम अमाउंट में है तो इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है। ऐसा नहीं होता है, ये तो हमें मोल्स के बेसिस पर गिवन है, अमाउंट नहीं गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमें अमाउंट गिवन होंगे, और अमाउंट गिवन होंगे तो हमें पता लगेगा। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है, यही हुआ ना, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हाफ O2 मतलब एक O2 का कितना आएगा 32 और हाफ है तो कितना आ गया 16, यानी आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप देखो लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में कौन होगा हमारा, हाइड्रोजन। अमाउंट किसका कम है, हाइड्रोजन का कम है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन जब करोगे तो वहाँ पे और स्पेसिफाई करके दिया हुआ होगा, याद रखना बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, ऑलवेज बैलेंस रिएक्शन ही लिखनी है, अदरवाइज़ कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका, जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन से पता लग रहा है कि हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तभी क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो आप बता सकते हो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, पता लग जाएगा ना, क्योंकि 16 ग्राम के साथ तो हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, रिएक्शन को देखकर 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारा हाइड्रोजन कितना है 1 ग्राम, यानी पहले कंज्यूम कौन हो जाएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जब कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो हम इस तरीके से न्यूमेरिकल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट जो है वो कौन होगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मेलिटी के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH इज़ डिज़ोल्व इन वाटर टू मेक 500 ml सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। सबसे पहले वेट हमें गिवन है 4 ग्राम, वॉल्यूम हमें गिवन है 500 ml। नॉर्मेलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो है हमारा, जो भी गिवन वेट है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के साथ, या जो भी हमारा आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले गिवन वेट हमारा 4 ग्राम है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, ये जो भी NaOH है इसको आप क्या कर दो, अभी मैंने बताया था निकालना मॉलिक्यूलर वेट, क्या कर दो आप इसको मल्टीप्लाई, ये सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को ऐड कर दो। जैसे 23 है प्लस ऑक्सीजन का 16 है प्लस हाइड्रोजन का 1 है, तो ये कितना निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। फिर इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, जितने H प्लस आयन OH माइनस आयन है तो 1, तो कितना निकलेगा 40। अब देखो हमारा क्या निकल गया, यहाँ से 40 निकल गया इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकला वो मैंने आपको बता दिया। फिर देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वेट अपॉन वेट जो है वो अपॉन में हम क्या लिखेंगे, नीचे हमारे जो भी इक्विवेलेंट वेट आया है वो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, आपको किस में गिवन है, ml में गिवन है, तो आप इसको क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में आप क्या लिख दोगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट जो है आपको कितना गिवन है 4, और इक्विवेलेंट वेट हमने कितना निकाला था 40, मल्टीप्लाई किससे कर दो 1000 के साथ, और फिर नीचे आपका वॉल्यूम कितना गिवन है 500। इसको सॉल्व कर लो तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप अपने मेथड से सॉल्व करना, इसको देखकर आपको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल फार्मूला लगाना है आपको। फार्मूला लगा के
हर एक चीज़ को कैलकुलेट करनी है। वेट हमारा 4 ग्राम गिवन है, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट जो है उसको डिवाइड कर देंगे जितनी भी OH माइनस आयन है उससे, और वॉल्यूम हमें गिवन है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अब आपको बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर भी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे सॉल्व करने हैं, और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो भी सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, और वैसे मोस्टली जो है वो मैंने इस नोट्स के अंदर डाल दिए हैं एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस। आप सबको सॉल्व करके देखना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।